अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, यह है रहनुमाई अंग्रेज़ी के ज़रिए इंग्लिश सीखने का 52वां दिन और सिलसिलावार असबाक का 42वां सबक। जैसा कि आपको मालूम है कि हम एडजेक्टिव यानी सिफत की बहस पढ़ते आ रहे हैं। नाउन की बहस हमने पूरी कर ली, प्रोनाउन की बहस भी पूरी कर ली, एडजेक्टिव की बहस हमारी चल रही थी। अब आखिरी मरहले में हम पहुंच गए हैं। तो आज के सबक में हम पढ़ने वाले हैं कि ए, एन और द ये तीनों आर्टिकल कहलाते हैं। इनका शुमार भी एडजेक्टिव में ही होता है, इसलिए कि ये सिफत की तरह किसी इस्म के बारे में मज़ीद इत्तला देते हैं, मज़ीद वजाहत, मज़ीद मालूमात देते हैं। इस सबक में हम इन्हें ही पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि इनका इस्तेमाल कब और कैसे होता है। तो ये काफ़ी अहम सबक है। आमतौर पे ए एन लगाने में और दा में काफ़ी जो है दिक्कतों का सामना होता है, तो कुछ इसके कवायद हैं, कुछ रूल्स हैं, वो हमें जान लेना ज़रूरी है। तब जा कर के आगे हम फिर असल बहस शुरू करेंगे वर्ब की, जिसमें हम टेंस को पढ़ने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को भी बिल्कुल आखिर तक देखें और अच्छे से समझकर मशक करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं कि हमारी किताब रहनुमाई अंग्रेजी का तीसरा एडिशन जो है छपकर आ चुका है और कई किताबें बिक चुकी हैं, तकरीबन ख़त्म होने के करीब है। ये देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये किताब है हमारी रहनुमाई अंग्रेजी के असल दो हिस्से, ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल किताब है। यही वो किताब है जिसके ज़रिए से आप जो है आराम से घर बैठे जो है इंग्लिश सीख सकते हैं। साथ ही साथ इसके जो है हर सबक के वीडियो भी यूट्यूब पर पहले से अपलोड किए जा चुके हैं, यानी कि सबक पढ़ने के साथ साथ जो है आप वीडियो भी देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये दो किताबें हैं, यानी कि एक किताब के ही दो हिस्से हैं, ये देख सकते हैं। तकरीबन 880 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब है। पूरे इंडिया में आप कहीं भी इस किताब को मंगवा सकते हैं। इस किताब की वैसे तो कीमत अभी जो है बढ़ चुकी है, चूंकि डाक का जो खर्च है वो बढ़ चुका है सरकार की जानिब से, तो 600 से जो है पार हो चुका है। लेकिन अभी ऑफर में ये किताब आपको सिर्फ और सिर्फ 550 रुपये में मिल जाएगी, यानी आपके घर तक ये किताब 550 रुपये में पहुंचा दी जाएगी। तो अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो अपना नाम, पता, पूरा एड्रेस लिख करके हमारे इस नंबर पर जो है रब्ता कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 76 67 63 52 99। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 42, सबक नंबर 42, आर्टिकल पार्ट 1, अल्फाज में तारीफ व तनकीर, पहला हिस्सा। तो ये पहला हिस्सा है, इसका दूसरा हिस्सा भी आएगा, दो हिस्से होंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम आज के सबक में आर्टिकल यानी ए एन और द के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज ये पहला हिस्सा है, इसमें थोड़ी सी वजाहत होगी और फिर अगले हिस्से में कुछ कवायद और कुछ वजाहत आ जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल यानी कि अल्फाज में तारीफ व तनकीर। तो ये क्या है? वो अल्फाज जो किसी इस्म से पहले उसकी हद मुकर्रर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसे कहते हैं आर्टिकल। यानी जिन अल्फाज को किसी दूसरे इस्म से पहले, नाउन से पहले, ये बताने के लिए इस्तेमाल किया जाए कि अगला इस्म खास है या आम है, मारिफा है या नकीरा है, क्या है, ऐसे अल्फाज को इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। अब इंग्लिश में आर्टिकल दो तरह के होते हैं। पहला है डेफिनिट आर्टिकल, लफ्ज़ तारीफ। दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल, लफ्ज़ तनकीर। दोनों को पहले थोड़ा समझ लेते हैं। तो डेफिनिट आर्टिकल का मतलब है लफ्ज़ तारीफ, यानी जो लफ्ज़ किसी मुतय्यन शख्स, मुतय्यन चीज़ या मुतय्यन जगह की जानिब इशारा करे, उसे कहेंगे डेफिनिट आर्टिकल, यानी कि मुतय्यन आर्टिकल। और उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है THE, द। तो इसको द भी बोलते हैं, दी भी पढ़ते हैं। तो इसके लिए कब द और दी पढ़ते हैं वो आगे तफसील आएगी, अभी सिर्फ THE, द याद रखें। दूसरा है इनडेफिनिट आर्टिकल, यानी कि लफ्ज़ तनकीर। जो लफ्ज़ किसी मुतय्यन शख्स या चीज़ या जगह की जानिब इशारा ना करे, बल्कि गैर मुतय्यन, जो मुतय्यन ना हो, फिक्स ना हो, उसकी जानिब इशारा करे, उसे कहेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल। और इसके लिए ए एन दो अल्फाज का इस्तेमाल होता है, यानी दोनों में से किसी एक को आप ला सकते हैं। अब आसान लफ्ज़ों में हम समझे तो यूँ समझ लीजिए कि ए एन का इस्तेमाल वहाँ पे होता है जब हम किसी आदमी या चीज़ या जगह के बारे में पहली बार बात कर रहे हो, पहली मर्तबा तज़किरा कर रहे हो। और THE, द का इस्तेमाल वहाँ होता है जब हम किसी ऐसे आदमी या चीज़ या जगह के बारे में बात कर रहे हो जिसके बारे में पहले भी बात हो चुकी है, पहले भी किसी तरह तज़किरा हो चुका है। जैसे इसको एक मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप घर में हैं, अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई, आपने जाकर देखा तो पता चला कि एक लड़का है या कोई लड़का है जो आपके वालिद साहब से बात करना चाहता है। अब आप घर में जाकर किस तरह कहेंगे?
تو اس کی ایک صورت یہ ہوگی کہ آپ اس طرح کہیں گے کہ والد صاحب یا ابو جی یا ابو دروازے پر کوئی لڑکا ہے، یہ ایک لڑکا ہے جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. تو اس کے لیے انگلش ہو جائے گی ڈیڈ اے بوائے از ایٹ دا ڈور ہو وانٹس ٹو ٹاک ٹو یو. تو یہاں پہ دیکھیے آپ نے کوئی لڑکا یا ایک لڑکا کا استعمال کیا اردو میں، اور انگلش میں بوائے کا لفظ استعمال کیا. تو ایسی جگہ انگلش میں اے این میں سے کوئی ایک لگاتے ہیں، تو یہاں پہ اے این میں سے ایک کا استعمال ہوا ہے. لیکن اگر آپ کے والد نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہو کہ آج ایک لڑکا آئے گا جو مجھ سے بات کرنے والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایک مرتبہ پہلے ہی بتا دیا، ابھی بھی اس کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں ہے، نام معلوم نہیں ہے، لیکن بتا دیا کہ وہ ایک آنے والا ہے کوئی. تو جب وہ آئے گا تو آپ والد صاحب سے جا کر اس طرح کہیں گے، ابو یا والد صاحب دروازے پر وہ لڑکا ہے جو آپ سے بات کرنے آنے والا تھا. تو یہاں پہ دیکھیں انداز بدل گیا، ایک لڑکا یا کوئی لڑکا کے بجائے اب کہہ رہے ہیں وہ لڑکا یا وہی لڑکا ہے جو آپ سے بات کرنے آنے والا تھا. تو اب انگلش کا انداز ہو جائے گا ڈیڈ دا بوائے از ایٹ دا ڈور who had to come to talk to you. اب دیکھیں یہاں پر a boy کے بجائے the کا استعمال ہو گیا ہے. تو ایسی جو بھی جگہ ہوگی جہاں بھی ایک پر تذکرہ ہو گیا تو وہاں پہ انگلش میں THE the کا استعمال کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور مثال لیتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ میں نے ایک آم خریدا ہے، وہ آم بہت میٹھا ہے، تو اس کو ہم اس طرح بول سکتے ہیں کہ I have bought a mango. میں نے ایک آم خریدا ہے. اب دیکھیں a mango استعمال کیا گیا ہے، ایک آم خریدا ہے پہلی بار. اس کے بعد دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آم جو ہے نا وہ بہت میٹھا ہے، تو اس کے لیے کہیں گے دا مینگو. اب دوبارہ مینگو کا لفظ اگر بولنا ہے آپ کو، چاہے تو یہاں پر ضمیر بھی لا سکتے ہیں، لیکن اگر مینگو کا جو لفظ ہے اسی کو اگر بولنا ہے تو مینگو نہیں کہیں گے، آپ دوبارہ دا مینگو کہیں گے، کیونکہ ایک بار اس کا تذکرہ آ چکا، مینگو بول چکے، اب دوبارہ اسی کی بات ہو رہی ہے، اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اب یہاں پہ دا لائیں گے، ہو جائے گا دا مینگو از سو سویٹ، کہ وہ آم بہت میٹھا ہے. تو اس میں جب پہلی مرتبہ آم کی بات ہوئی تو اے لگایا، اور جب آگے دوسری مرتبہ اسی آم کا تذکرہ ہوا کہ وہ بہت میٹھا ہے تو اے کے بجائے دا لگایا گیا، اس لیے کہ جب ایک مرتبہ تذکرہ ہو چکا ہے تو اب اسی خاص آم کی بات ہو رہی ہے، تو خاص لفظ کے لیے دا ہی لگتا ہے. تو کہیں بھی ایک بار تذکرہ ہو گیا ہو تو دوبارہ جب بھی آپ تذکرہ کریں گے اس لفظ کا تو اس کے لیے دا کا استعمال کرتے ہیں، یہی طریقہ ہوتا ہے. تو ایک صورت تو یہ ہے سمجھنے کی، تھوڑی بہت وضاحت سبق نمبر 5 میں بھی سے پہلے آ چکی ہے، آپ جو ہے وہاں بھی سمجھ چکے ہوں گے. تو ایک طریقہ یہ بھی ہے سمجھنے کا اے این اور دا کے درمیان، کہ پہلی بار تذکرہ ہو تو آپ اے این میں سے کوئی ایک لائیے، دوبارہ تذکرہ ہو یا کسی بھی طرح دوبارہ نام لیا گیا ہو تو پھر وہاں پہ اس سے پہلے اس لفظ سے پہلے دا کا استعمال کرتے ہیں، اے این نہیں لاتے. اب چلیے کچھ اہم قاعدے دیکھتے ہیں جس سے کچھ بات اور واضح ہوگی. قاعدہ نمبر 1 ہے، دیکھیے اردو جملہ میں ایک یا کوئی کا لفظ ہو یا نہ ہو، پھر بھی اگر کسی لفظ میں 3 شرطیں پائی جائیں تو اس سے پہلے اے یا این ضرور لگے گا. اب یہ ہے کہ اے این لگانے کی جب بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ اردو میں کوئی یا ایک کا لفظ ہوگا تبھی انگلش میں ہم اے یا این لگائیں گے، ورنہ نہیں لگائیں گے. تو حالانکہ ایسا ضروری نہیں ہے، اس لیے ایک قاعدہ ہے کہ دیکھیے ایک یا کوئی کا لفظ اردو میں ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، ہم اردو میں بہت سے مرتبہ ایک یا کوئی نہیں بھی بولتے ہیں. تو 3 شرطیں اگر پائی جائے ایک ساتھ کسی بھی لفظ میں تو آپ اس لفظ کو پہلے جانچ لیجئے، ایک ساتھ تینوں شرطیں اگر پائی جا رہی ہے تو وہاں پہ اے یا این میں سے کوئی ایک ضرور لگائیں گے، جو بھی مناسب ہوگا وہ آگے آپ کو پتہ چلے گا، تو وہ ایک لگانا ہے. وہ کیا ہے تینوں شرطیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ انگلش لفظ کامن ناؤن ہو، یعنی وہ اس میں نکرہ ہو، عام سا لفظ ہو. جیسے آپ بولیں آپ کے ذہن میں کسی خاص کا نام کسی خاص کا جو ہے نہ آئے ذہن میں، بلکہ بہت سارے آ جائیں تو اس کو کہتے ہیں کہ عام ہو. اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ وہ سنگولر لفظ ہو، اس سے ایک کا معنی لیا جائے، واحد معنی کے لیے استعمال ہوتا ہو، سنگولر کے لیے، ایک سے زیادہ کے لیے نہیں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ کاؤنٹیبل ہو، اس کو گن بھی سکتے ہو، شمار کر سکتے ہو. تو ایسا کوئی لفظ ہو تو اس سے پہلے اے این آپ ضرور لگائیں گے، اے این میں سے کوئی ایک. جیسے کوئی مثال لے لیتے ہیں، جیسے کہ سٹی ہے، سٹی کا معنی ہوتا ہے شہر، تو شہر یعنی سٹی کا لفظ اگر آئے گا تو اس کو جانچیں گے، تو جانچیں گے دیکھیں بھئی کامن لفظ ہے کہ نہیں، کامن ناؤن ہے. تو سٹی کا مطلب شہر ہے. اب دنیا میں بہت سارے شہر ہیں، کوئی ایک شہر آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتا، ہر ایک کے اپنے اپنے شہر ہے، ہر جگہ شہر ہے، تو وہ سارے ذہن میں آ جائیں گے. تو شہر بولتے ہی، سٹی بولتے ہی ذہن میں کوئی ایک جگہ نہیں آ رہی ہے بلکہ بہت سارے آ جا رہے ہیں، تو یہ سٹی عام ہوا ایک شرط.
दूसरी शब्द सिटी शहर बोलते हैं एक के माना के लिए, एक शहर के लिए, 2 शहर 3 शहर के लिए नहीं बोलते हैं। तो अगर 2-3 के लिए बोलना होता तो सिटीज बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये सिंगुलर हुआ, वाहिद हुआ। तीसरी शर्त शहर को गिन भी सकते हैं, एक शहर 2 शहर, कई सारे शहर होते हैं, तो उसको गिन भी रहे हैं। तो पता चला कि तीनों शर्तें पाई जा रही है, लिहाजा सिटी के शुरू में ए एन में से कोई एक लगाएंगे, तो यहाँ पे मुनासिब होता है ए, तो अ सिटी बोलेंगे, अ सिटी। तो ऐसे ही बहुत सारे हाउस है, हाउस घर बोले अगर, तो घर के लफ्ज़ को अगर देखें कि हाउस से पहले ए एन आना चाहिए कि नहीं, तो अब जांचेंगे कि भाई आम लफ्ज़ है कि नहीं, तो आम है। घर बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे जहन में आ रहे हैं, कोई एक घर तो आ नहीं रहा। दूसरा घर बोलते हैं हाउस, एक घर के लिए। तीसरी शर्त ये, उसको गिनते भी 1 घर 2 घर 3 घर, तो तीनों शर्तें पाई जा रही है, लिहाजा हाउस के शुरू में ए एन में से कोई एक लगाएंगे, और यहाँ मुनासिब ए हो रहा है तो अ हाउस बोलेंगे। तो ऐसे ही जो भी लफ्ज़ हो उसको तीनों शर्तों के मुताबिक आप जांच सकते हैं। अगर एक भी शर्त ना पाई जाए तो फिर वहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे शुरू में। जैसे कि आपने कहा वाटर, पानी, तो वाटर को जांचेंगे, देखेंगे पानी आम लफ्ज़ है, हाँ भाई पानी आम है, हर जगह पानी होता है, बहुत सारा कोई भी पानी हो सकता है। फिर देखते हैं सिंगुलर है कि नहीं, तो वैसे तो सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है इसमें, पानी में, ये लिक्विड चीज़ में, लेकिन मान लेते हैं। और तीसरी शर्त देखेंगे कि इसको गिनते हैं पानी को, तो पानी को नहीं गिनते हैं। पानी के बोतल, पानी के डब्बे वगैरह को तो ग्लास को तो गिनते हैं, लेकिन पानी को नहीं गिनते हैं। तो तीसरी शर्त नहीं पाई जा रही, लिहाजा पानी के शुरू में ए एन तो नहीं लगाएंगे। तो इस तरह आप जांच सकते हैं। चलिए अगली शर्त ये है, चलिए अगला कायदा ये है कि जो एडजेक्टिव होता है, सिफत का लफ्ज होता है, उसके शुरू में ए एन द में से कभी कुछ नहीं लगता। सिफत का लफ्ज कभी भी अकेला हो, यानी कोई और उसके साथ जुड़ा हुआ ना हो, तो उसके शुरू में ना ए लगाएंगे, ना एन लगाएंगे, ना द लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर उस लफ्ज के बाद कोई इस्म आ जाए, कोई एक लफ्ज आप जोड़ देते हैं, तो फिर अब सिफत का लफ्ज अकेला नहीं रहा, अब उसके शुरू में ए एन में से कोई एक आप लगाएंगे। जैसे मिसाल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जैद खूबसूरत है, तो खूबसूरत का लफ्ज सिफत है, और इसके लिए इंग्लिश है जैद इज हैंडसम। अब ये सिफत का लफ्ज है। सिफत कहते हैं जिस लफ्ज से किसी की अच्छाई या बुराई बयान की जाए। इससे पहले आ चुका है, सिफत की ही बहस चल रही है, उसी का तस्करा चल रहा है, उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, तो आप अच्छे से जानते हैं। तो जिसका ऑपोजिट भी हो, जिसका उल्टा भी होता है, तो खूबसूरत है ये सिफत का लफ्ज है, तो देखिए इसके शुरू में ए एन कुछ भी नहीं लिखा गया। इसी तरह खालिद ज़हीन है, तो ज़हीन का लफ्ज भी सिफत है, इसके लिए आता है इंटेलिजेंट, तो खालिद इज इंटेलिजेंट कहा गया है, लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया गया है। तो सिफत का लफ्ज अकेला हो तो ए एन द कुछ भी नहीं लगाते हैं, लेकिन उसके साथ कोई लफ्ज जोड़ देते हैं आगे तो फिर लगता है। जैसे दूसरी मिसाल देखिए आगे, जैद खूबसूरत लड़का है, एक बोले ना बोले, सिर्फ हमने अगर ऐसा भी कहा कि जैद खूबसूरत लड़का है, तो देखिए खूबसूरत के आगे लड़का को जोड़ दिए हैं, तो अब इंग्लिश हो जाएगी हैंडसम बॉय। तो अब सिर्फ हैंडसम बॉय नहीं बोलेंगे, अ हैंडसम बॉय, देखिए अ ए भी लगाया गया है। तो जैद इज अ हैंडसम बॉय, क्यों यहाँ पर ए का इस्तेमाल किए? क्योंकि हैंडसम का लफ्ज जो सिफत है वो अकेला नहीं, बल्कि उसके साथ बॉय का लफ्ज एक जुड़ गया आगे, तो अब ए एन में से कोई एक जरूर लगाएंगे। इस तरह खालिद ज़हीन आदमी है, तो ज़हीन के साथ आदमी जुड़ गया, इंटेलिजेंट मैन हो जाएगा। तो इंटेलिजेंट का लफ्ज अकेला नहीं रहा सिफत का, उसके साथ एक लफ्ज जुड़ गया मैन। अब इंटेलिजेंट के शुरू में ए एन में से जो मुनासिब होगा वो लाएंगे, तो यहाँ पर एन लगाया जा रहा है, एन इंटेलिजेंट मैन। तो इस तरह ये 2 कायदे हैं, अगर ये 2 कायदे अच्छे से आप समझ लेते हैं तो आपको ए एन लगाने में ज़्यादा मसला नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, अब इंग्लिश में कुछ उमूमी मिसालें देखते हैं, हर तरह की मिसालें लेकर के देखते हैं ताकि बात और थोड़ी वाज़ेह हो। जैसे ए एन लगाने की मिसालें, वो एक तालिब इल्म है, तो उर्दू में एक आ ही गया है, तो ए एन में से कोई एक आएगा। ही इज़ अ स्टूडेंट। दरवाजे पर कोई लड़की है, तो कोई के लिए आ ही गया है लफ्ज़, तो अ गर्ल इज़ एट द डोर, ए लगा देंगे। कमरे में एक लड़का है, तो देयर इज अ बॉय इन द रूम, तो अ बॉय का इस्तेमाल हुआ है। अनस वफादार आदमी है, अब देखिए वफादार आदमी है, तो अनस इज अ लॉयल मैन, वफादार के लिए लॉयल, मैन के लिए आदमी के लिए मैन है, तो अ लॉयल मैन। चूंकि लॉयल सिफत है लेकिन अकेला नहीं है, उसके साथ एक लफ्ज आगे जुड़ा हुआ है, इसलिए शुरू में ए एन में से कोई एक लाया गया है, तो अनस इज अ लॉयल मैन। तो इनके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, स्टूडेंट, गर्ल, बॉय, लॉयल मैन, ये सब आम हैं, इसलिए इनके शुरू में ए एन लगा है। दूसरा देखते हैं द लगाने की मिसाल है। जैसे मुझे छोटा कलम चाहिए, आई नीड द स्मॉल पेन। अब देखिए बहुत सारे कलम, तो उसमें से छोटा बोल करके खास कर दिए, तो चूंकि पहले ही से खास कर दिए इसलिए द लगाने की जरूरत पड़ गई है, द स्मॉल पेन। इस तरह वो जो किताब मैं पढ़ रहा हूँ वो दिलचस्प है,
जो किताब मैं पढ़ रहा हूँ वो दिलचस्प है, सारी किताबें दिलचस्प नहीं है, बोल रहे जो मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं बोल करके कि मैं जो पढ़ रहा हूँ खास हो गया, इसलिए यहाँ पर द लाएंगे कि द बुक आई एम रीडिंग इज इंटरेस्टिंग। तो देखिए वो किताब के लिए द बुक का इस्तेमाल हुआ है। इस तरह ये वो लड़का है जिसने मुझे कल दावत दी थी, इसका मतलब है कि कल भी मुलाकात हुई थी, दोबारा तस्करा कर रहे हैं, तो ये वो लड़का है, तो देखिए दोबारा हो रहा है तो यहाँ पे द लाएंगे। तो दिस इज द बॉय, अ बॉय नहीं बोलेंगे, द बॉय, क्योंकि दोबारा तस्करा हो रहा है। हु इनवाइटेड मी यस्टरडे, मैं वही इंसान हूँ जिसने 2 साल पहले आपको एक किताब दी थी। तो देखिए मैं वही इंसान हूँ जिसने 2 साल पहले आपको एक किताब दी थी, इसका मतलब 2 साल पहले भी तस्करा हुआ था, अब दोबारा हो रहा। तो जब दोबारा हो रहा है तो ऐसे मौके पे द लाते हैं। तो आई एम द मैन बोलेंगे, आ मैन नहीं कहेंगे, आई एम द मैन, मैं वही इंसान हूँ, हु गेव यू अ बुक 2 years ago। तो यहाँ पे देखिए हर जगह द का इस्तेमाल हुआ, इसलिए द का इस्तेमाल इन सब में हुआ है, जो है स्मॉल पेन, बुक, बॉय, इस तरह मैन, इसलिए द का इस्तेमाल हुआ चूंकि किसी न किसी तरह खास कर दिया गया है, उसको बताने के लिए द का इस्तेमाल किया गया है। आगे कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ना ए, न एन, न द। जैसे कुछ मिसालें ऐसे भी देखते हैं, खालिद ज़हीन है, क्योंकि ज़हीन का लफ्ज़ सिफत है इसलिए कुछ नहीं लगेगा। खालिद इज इंटेलिजेंट, यहाँ कुछ भी नहीं लगा। मेरे भाई का नाम निज़ाम है, अब यहाँ पे माई ब्रदर नेम इज या माई ब्रदर्स नेम इज निज़ाम, तो निज़ाम चूंकि आदमी का नाम है इसलिए इसमें कुछ भी नहीं लगेगा। इस तरह हिंदुस्तान मेरा मुल्क है, इंडिया इज माई कंट्री, तो इंडिया क्या है, मुल्क का नाम है, तो इसमें भी कुछ नहीं लगेगा, इंसान और जगह के नाम में कुछ नहीं लगता। उसे बुखार है, ही हैज फीवर, फीवर ये क्या है, बीमारी का नाम है, एक तरह से कह सकते हैं कि ये सिफत है इसलिए इसमें कुछ नहीं लगेगा। आगे इसका तस्करा आएगा कि क्यों इसमें नहीं लग रहा है। मेरी मादरी जबान उर्दू है, माई नेटिव लैंग्वेज इज उर्दू, चूंकि उर्दू एक ज़बान का नाम है और उर्दू ज़बान दो चार नहीं है बल्कि एक ही है, ये ख़ास वैसे भी है, इसलिए इसमें कुछ ए एन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, द भी नहीं लगेगा इसमें, इसकी भी तफसील आगे अगले हिस्से में आ जाएगी। तो ये वो मिसालें जिसमें ए भी नहीं लगा, एन भी नहीं लगा और द भी नहीं लगा, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। दोस्तों आप देखते हैं कि कहाँ पे ए और कहाँ पर एन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये तो मालूम हो गया कि ए एन और द में क्या फ़र्क है और ए एन कब लगाएंगे और द का इस्तेमाल कब करेंगे, लेकिन ए एन में से कहाँ पे ए लगाना है और कहाँ पे एन का इस्तेमाल करना है ये हमें कायदे से समझना पड़ेगा, उसके लिए कायदा समझना होगा। तो इससे पहले सबक नंबर 5 में भी आपको तफसील से ये कायदा बता दिया गया था, फिर भी यहाँ पे एक मरतबा चूंकि इसकी बहस चली रही है तो वह कायदा दोबारा यहाँ पर अच्छे से जिक्र किया जा रहा है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो कायदा ये है कि अगर किसी नाउन यानी किसी भी इंसान, जगह या चीज के नाम के शुरू में वॉवेल लेटर्स में से किसी एक की आवाज हो, देखिए यहाँ पर बहुत ही अहम बात है, वॉवेल लेटर्स में से किसी की आवाज होना जरूरी है, आवाज जरूरी है, लेटर का होना जरूरी नहीं, लेटर कोई भी हो आवाज आनी चाहिए। तो वॉवेल में से किसी की आवाज हो तो फिर उस नाउन के शुरू में एक या कोई का माना अदा करने के लिए एन का इस्तेमाल करेंगे, ए एन में से एन का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा जितनी भी जगह होगी या कोई भी आवाज हो वहां पे ए का इस्तेमाल करेंगे। तो शर्त यह है कि उस लफ्ज के शुरू में अदा करते वक्त वॉवेल की आवाज हो, वॉवेल में से कोई एक आवाज हो तो एन लगाइए, अगर वॉवेल की आवाज ना हो तो ए लगाइए। अब सवाल ये है, ये भी जानना जरूरी है कि भाई आखिर वॉवेल्स की आवाज है क्या। तो सबक नंबर 5 में हम तफसील से बता चुके हैं, अब दोबारा उसको बार बार जो है दोहराने की, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वहीं पे आप तफसील से देख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट यानी मुख्तसर में आपको जो है इस तरह समझ लेना है कि पांचों वॉवेल्स की जो मजमूई आवाज है वो मजमूई तौर पे ये होती है अ, ई, उ, आ, आई, ओ, औ, ए वगैरह, ये कुछ आवाज हैं। अभी ये भी काफी सारे हैं, इतना सारा याद रहे ना रहे, तो खुलासे के तौर पे आप ये समझ सकते हैं एक आसान अंदाज में कि वॉवेल की आवाज के शुरू में, वॉवेल की आवाज के शुरू में अलिफ की आवाज अगर है, यानी अलिफ से शुरू होने वाली कोई भी आवाज, यानी अलिफ से आप आ बोले, ई बोले, उ, ओ, औ, ए, जैसे भी घुमा फिरा करके बोले, तो आप देखेगा अगर उसको अलिफ से हम लिख रहे हैं, उर्दू के अलिफ से लिख रहे हैं या अलिफ से आवाज आ रही है, यानी अगर शुरू में अलिफ की आवाज किसी भी तरीके से आ रही है तो समझ लीजिए कि ये वॉवेल की आवाज है, यानी वॉवेल की आवाज का मतलब अलिफ की आवाज है। लिहाजा अगर किसी लफ्ज के शुरू में अलिफ की आवाज आए तो उसको हम वॉवेल की आवाज ही मानकर शुरू में एन लगाते हैं।
वरना फिर ए लगाते हैं। तो अब बात वाज़ेह हो गई हो कि जहाँ भी अलिफ की आवाज़ हो, अलिफ से शुरू होने वाली आवाज़ हो, समझ लीजिए कि वोवेल की आवाज़ है, वहाँ पे शुरू में एन लगा देंगे, और अगर नहीं है तो फिर ए लगाएंगे। जैसे कुछ मिसाल देखते हैं। जैसे ए की मिसाल एप्पल है, तो एप्पल में देखिए एप्पल को जब बोलते हैं और लिखते हैं तो इसमें अलिफ की आवाज़ आ रही है, यानी अलिफ से लिख रहे हो, उर्दू के हिसाब से अलिफ है, अरबी के हिसाब से हमजा है। तो अलिफ की आवाज़ आ रही है यानी कि ये वोवेल की आवाज़ है, लिहाजा शुरू में एन लगाएंगे, एन एप्पल, एक सेब। इस तरह एमएलए बोलेंगे, एमएलए, तो एमएलए में वैसे तो एम है, कॉन्सोनेंट है, वोवेल तो है नहीं, लेकिन जब अदा कर रहे हैं एमएलए तो एम अलिफ से लिखते हैं, लिहाजा शुरू में एन लिखेंगे, अलिफ की आवाज़ मतलब वोवेल की आवाज़, एक एमएलए। इस तरह ई की मिसाल देखिए, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को भी जब लिखेंगे बोलेंगे तो अलिफ से, तो एन एग्जाम्पल, एक मिसाल। ईयर, एन ईयर, ईयर की आवाज भी अलिफ से होती है तो एन लिखेंगे, एन ईयर, एक कान। आई की मिसाल देखते हैं, जैसे कि एन इंकपोर्ट, तो इंकपोर्ट है तो इंकपोर्ट में भी शुरू में अलिफ की आवाज आ रही है, इसलिए एन इंकपोर्ट लिखेंगे, एक दबात। आइसक्रीम, आइसक्रीम में भी देखिए आई अलिफ की आवाज आ रही है, लिहाजा शुरू में एन लगाएंगे, एन आइसक्रीम, एक आइसक्रीम। इस तरह ओ की मिसाल, जैसे कि ऑरेंज, ऑरेंज को भी लिखेंगे बोलेंगे तो अलिफ से है, लिहाजा शुरू में एन लगाएंगे, एन ऑरेंज, एक नारंगी। ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन को भी जब लिखते हैं तो अलिफ से लिखते हैं, अलिफ मद्दा लिखते हैं, ऑनेस्ट। तो ये वैसे तो एच है शुरू में, लेकिन अलिफ की आवाज होती है, एच को नहीं पढ़ते हैं, लिहाजा शुरू में एन ऑनेस्ट, एन लगाएंगे, एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी। यू की मिसाल, जैसे कि अम्ब्रेला, अम्ब्रेला बोलते हैं तो अलिफ से बोलते हैं, लिहाजा शुरू में एन लगाएंगे, एन अम्ब्रेला, अलिफ की आवाज यानी वोवेल की आवाज, एक छतरी। अननाउन पर्सन, तो अननाउन जब लिख रहे हैं तो अन अलिफ से लिख रहे हैं, अननाउन, तो लिहाजा यहाँ पे अलिफ की आवाज यानी वोवेल की आवाज आ रही है, शुरू में एन लगाएंगे, एन अननोन पर्सन। तो जितनी भी मिसालें दी गई हैं हर एक में आवाज अलिफ से शुरू हो रही है, लिहाजा सबके शुरू में एन लगा दिया गया है, इसलिए कि अलिफ की आवाज का मतलब वोवेल की आवाज है, तो वोवेल की आवाज आ रही है तो शुरू में एन लगाते हैं। अब आगे कुछ और मिसालें देखिए, जैसे कि बुक है, तो बुक में आवाज कौन सी आ रही है, बा की आ रही है, अलिफ से तो शुरू नहीं है, तो अब एन नहीं लगा सकते, अब ए लगाएंगे, अ बुक। नेम, अ नेम, हाउस, अ हाउस, सीएम, अ सीएम। तो इन सब मिसालों में अलिफ की आवाज नहीं है, कुछ और यानी कॉन्सोनेंट की आवाज है, इसलिए शुरू में ए लगा दिया गया। तो ये है सिंपल सा समझने का तरीका कि किसी भी लफ्ज के शुरू में वोवेल यानी अलिफ की आवाज हो तो एन लगाइए, वरना फिर ए लगा दीजिए। अब याद रखें कि हम यूनिवर्सिटी, यूनिक, यूजफुल, यूनियन वगैरह कई सारे जो है यू वोवेल लेटर से शुरू हो रहे हैं, लेकिन इन सब के शुरू में एन नहीं लगाएंगे बल्कि ए लगाएंगे। क्यों? इसलिए कि इनके शुरू में वोवेल यू तो है, लेकिन वोवेल की आवाज नहीं है, वोवेल की आवाज का मतलब अलिफ की आवाज है। जब इसको अदा करते हैं तो या की आवाज आती है, या की आवाज वो तो कॉन्सोनेंट की आवाज है, इसीलिए इन सब के शुरू में जो है एन नहीं लगाएंगे, सिर्फ ए लगाएंगे। इस तरह और भी एक मिसाल है, जैसे कि ई यू आर ओ पी, यूरोप। तो यूरोप जब बोलते हैं तो देखिए वैसे तो इसमें दो वोवेल लेटर हैं, लेकिन आवाज या की है, तो या की आवाज है, इसलिए एन नहीं लगाएंगे बल्कि ए लगाएंगे। तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि दो वोवेल लेटर है तो भाई आना चाहिए इसमें एन, लेकिन आवाज नहीं है अलिफ की यानी वोवेल की, लिहाजा असल एतबार जो होता है वो वोवेल की आवाज का यानी अलिफ की आवाज का वो होना चाहिए, तब एन लगाएंगे, वरना ए ही लगाएंगे। तो उम्मीद है बात वाज़ेह हो गई होगी। अब एक कायदा जानते हैं, एक अहम कायदा है। अहम कायदा ये है, देखिए एस से शुरू होने वाले वर्ड का तलफ़्फ़ुज़ जिसके फौरन बाद कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, एस हो उसके फौरन बाद कोई भी एक कॉन्सोनेंट लेटर हो, तो उसकी आवाज़ जो आमतौर पे होती है वो होती है आवाज़ सीन की, लेकिन आमतौर पे उसको अदा करते हैं इस, तो इस आवाज़ नहीं होती है, उसका तलफ़्फ़ुज़ इस नहीं होता है, बल्कि सीन की ही आवाज़ निकालते हैं, लेकिन हल्के से निकालते हैं, उतना पता नहीं चलता है। बहुत से मरतबा सुनाई में इस लगता है, लेकिन वो आवाज़ असल में सीन से होती है। तो सीन को हल्का सा जो है दबा करके पढ़ते हैं, तो जैसे कि मिसाल देख सकते हैं, जैसे हम स्लो बोलते हैं, तो अब इसको ये तो साफ है, स्लो को स्लो कोई नहीं बोलता उतना, लेकिन बज़ाहिर कभी कभी लगता है। तो जैसे सीन से बोल रहे हैं स्लो, स्लो सीन से शुरू हो रही है आवाज़, स्नो, स्नो। इसी तरह जो है जैसे स्कूल है तो इसको बहुत से लोग स्कूल बोलते हैं, तो ऐसे बोलते भी हैं, स्कूल चल जाता है, लेकिन असल में ये सीन से शुरू होने वाली आवाज़ है, स्कूल, स्कूल, स्कूल। हल्के से सीन की आवाज़ बोलेंगे तो इसकी आवाज़ नहीं आएगी। इसी तरह स्टार्ट, स्टार्ट शुरू करना, स्टाइल, स्टाइल, स्टॉप, स्टॉप, स्माइल। तो बहुत सी मरतबा क्या होता है कि आवाज़ इस्माइल, स्कूल ऐसा हो जाता है, तो उतना ज़्यादा इस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असल आवाज़ इस नहीं है बल्कि स है। स्कूल, स्टॉप, स्माइल ऐसे है आवाज़। तो बहुत से लोग ये समझ सकते हैं कि भाई यहाँ भी वोवेल की आवाज़ शुरू में आ रही है अलिफ,
تو ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ وویل کی آواز ہے نہیں، سین کی آواز ہے. ہم انڈین جو ہے تھوڑا مشکل ہونے کی وجہ سے عام طور پہ اس کی آواز نکال لیتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے، چل بھی جاتا ہے، لیکن سین کی آواز ہے اصل میں. لیکن اس میں یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی ایسا لفظ ہے لیکن یہاں پر یہ چیز یاد رکھیں کہ اگر اس الگ سے استعمال ہو، یعنی جیسے کہ کوئی شارٹ فارم ہوتا ہے، تو شارٹ فارم میں کیا ہوتا ہے کہ اس لیٹر کو الگ سے ہی بولتے ہیں. تو اس صورت میں چونکہ اس کا تلفظ اس صحیح والا ہے، ایسا نہیں کہ اس کا تلفظ اس غلط بول رہے ہیں، تو اس کا تلفظ تو اس ہی ہے، وہ تو نام ہی ہے. تو اس صورت میں وہاں پہ اس کی آواز کیا آئے گی؟ الف سے شروع ہوگی، لہٰذا وہاں پہ این کا استعمال کریں گے. تو ایسے نارمل اس سے شروع ہونے والا کوئی ورڈ ہو تو وہاں پہ تو این نہیں لگائیں گے شروع میں، لیکن اس سے شروع ہونے والا کوئی شارٹ فارم ہو تو وہاں پہ این کا استعمال کریں گے. جیسے کہ ایس ٹی ڈی، تو ایس ٹی ڈی ہے تو یہاں پہ جیسے ایس ٹی ڈی شارٹ ہے، تو اس کو جب ایس ٹی ڈی بول رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ اس غلط ادا کر رہے ہیں، صحیح ہے، یہ اس بولتے ہی ہے، اس نام ہی ہے. تو اب یہاں پہ الف کی آواز ہونے کی وجہ سے این ایس ٹی ڈی بولیں گے. اس طرح ایس پی بولتے ہیں تو ایس پی بھی کیا ہے؟ شارٹ میں ہے، تو ایس پی الف کی آواز آ رہی ہے شروع میں، اس لیے این لائیں گے، الف یعنی وویل کی آواز. اس طرح ایس بی آئی اکاؤنٹ، ایسا بولتے ہیں نا، ایس بی آئی اکاؤنٹ، تو ایس بی آئی یہ تو صحیح ہے، ایسا نہیں کہ اس کا تلفظ غلط کر رہے ہیں، صحیح تلفظ ہے، اور آواز کیا آ رہی ہے؟ وویل کی یعنی الف کی، لہذا شروع میں این لگائیں گے. تو اگر کوئی شارٹ فارم اس سے شروع ہو رہا ہو تو چونکہ آواز وہاں پہ صحیح ہے، الف کی یعنی وویل کی آواز ہے، لہٰذا ہر جگہ این کا استعمال کریں گے. تو یہ غلط فہمی رہتی ہے، اس کو اچھے سے آپ سمجھ لیں. اب آگے دیکھتے ہیں پریکٹس اینڈ ایکسرسائز، مشق و تمرین. جتنا بتانا تھا وہ ہو گیا، باقی اگلے حصے میں ہو جائے گا. تو سوال نمبر 1 ہے کہ بتائیں کہ ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ آرٹیکل کسے کہتے ہیں، تعریف بتائیں. سوال نمبر 2 ہے کہ ان الفاظ میں کس کے شروع میں اے لگے گا اور کس کے شروع میں این، یہ بتائیں. تو الفاظ ہیں اسٹوڈنٹ، آرٹسٹ، ایس ٹی ڈی، امبریلا، اسکول، پین، ایل سی ڈی، پی ایم، ایس ٹی کارڈ، یو، مین، ایچ آر ڈپارٹمنٹ، ہارس، آنیسٹ مین، اسمال بوائے. تو کئی سارے الفاظ ہیں، آپ کو صحیح سے سمجھ کر کے دیکھنا ہے کہ اس کے شروع میں وویل یعنی الف کی آواز ہے، وہاں این لگانا ہے، اور جس کے شروع میں وویل کی آواز یعنی الف کی آواز نہیں ہے تو سیدھے سیدھے وہاں پہ اے لگا دیں گے. تو یہ آپ کو دیکھ کر کے ہر ایک میں لکھنا ہے. اب آگے اسکرین پر پچھلے سبق کے سوالات کے جوابات دکھائے جا رہے ہیں. اگر آپ نے کاپی میں لکھ رکھا ہے، جوابات لکھ رکھا، بنا رکھا ہے، تو دیکھیں کہ آپ نے صحیح لکھا ہے یا پھر غلط، یہ آپ ملا سکتے ہیں، اسکرین پر آ رہا ہوگا. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کریں، اسکرین پہ آ رہی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.